जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानाला में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन 2023 की। और इसी की कड़ी में हम लोग जो है डेली एजुकेशनल करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आज की वीडियो में भी हम लोग जो है एजुकेशनल करंट अफेयर्स हैं और उसके साथ जो और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि ये लोग कहते तो हैं कि हम लोग जो है एजुकेशनल करंट अफेयर्स पूछेंगे, एजुकेशनल जीके जीएस पूछेंगे, लेकिन जो है ईएमआरएस का तो अभी तक कोई एग्जाम हुआ नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़ जो है केबीएस और एनबीएस में भी लिखा है कि हम जो है एजुकेशनल करंट अफेयर पूछेंगे, एजुकेशनल जीके पूछेंगे, लेकिन जब आप उसका पीवाईक्यू देखोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे, तो उसमें बहुत सारा कुछ जो है ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ जो है इन्होंने जो है एजुकेशनल करंट अफेयर्स या एजुकेशनल जीके जीएसई पूछा है। हाँ, अधिकांश क्वेश्चन उसी से हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है और बाकी जीएस या और बाकी करंट अफेयर्स को छोड़ दिया है। तो हमें थोड़ा थोड़ा इस पर भी ध्यान दें कि जो बहुत इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स है उसको भी हम लोगों को देख के चलना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना, एक योजना शुरू की गई है, गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। और इसमें जो है जो परिवार की महिला मुखिया होगी उसे हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएंगे, उसका भुगतान किया जाएगा। गृह लक्ष्मी योजना ये शुरुआत कहाँ पे हुई है? कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश में। ये योजना जो है ये कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई है। गृह लक्ष्मी यानी घर की जो मुखिया महिला होगी उसको हर महीने ये 2,000 रुपये आर्थिक सहायता देंगे। ये शुरुआत की गई है कर्नाटक सरकार द्वारा, इसकी शुरुआत की गई है। रक्षाबंधन के दिन बहनों को जो है ये सौगात देने के लिए जो है उन्होंने कर्नाटक सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। फिर आइए दूसरे क्वेश्चन से कि हाल ही में केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन, आप लोग जानते होंगे कि एक देश एक चुनाव के लिए जो है सरकार काम कर रही है। अभी हाल ही में जो है सितंबर में जो है संसद का जो है एक आपातकालीन सेशन भी बुलाया गया था। इसी के लिए बुलाया गया था कि वन नेशन और वन इलेक्शन के लिए। देश में हमेशा चुनाव ही होते थे। हम देश क्या इंडिया पूरा जो है लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे जो है 3 तरह की सरकारें होती हैं। त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था आप लोगों ने अगर पॉलिटी पढ़ा होगा तो उसमें है कि भाई केंद्र में सरकार होगी, राज्य में सरकार होगी और स्थानीय सरकार होगी। तो केंद्र के लिए जो है संसदीय चुनाव होते हैं। संसद का चुनाव अभी जब 2024 में चालू हो जाएगा। उसके बाद फिर जो होता है हर राज्यों में चुनाव होते हैं, विधायकी के चुनाव होते हैं और फिर लोकल बॉडी का चुनाव होता है, प्रधानी का और नगर पालिका के चुनाव होते हैं। तो हमेशा चुनाव ही चुनाव चलते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। और आप लोगों के लिए मतलब आप लोग अगर शिक्षक बन जाओगे तो आप लोगों की भी ड्यूटी चुनाव में लगाई जाती है। प्राइमरी वाले तो दिन भर जो है चुनाव ड्यूटी में ही लगे रहते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा धन की भी जो है बहुत ज़्यादा समय, सारा कुछ जो है मशीनरी चुनाव में ही चली जाती है। तो सरकार का ये उद्देश्य है कि सबको एक साथ क्यों नहीं करा दिया जाता, जितने भी जो है बड़े चुनाव हैं संसदीय, विधायकी और लोकल बॉडी का, सबको एक साथ कराया जाए। तो उसी के लिए एक कमेटी सरकार ने बनाया कि पहले एक कमेटी बना के देख लिया जाए। क्योंकि जो है सब लोग जिनके यहाँ अभी हाल ही में सरकार बनी हुई है वो तुरंत तो कराना नहीं चाहेंगे, और जिनके यहाँ पूरा हो रहा होगा वो उसको सपोर्ट करेंगे। केंद्र में दूसरी सरकार अगर है और राज्य में दूसरी सरकार है तो वो भी उसका विरोध कर रहे हैं। तो इसके सबके पूरा एक चीज़ देखने के लिए कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव के लिए समिति बनाई गई है। और उसमें जो है कौन उसके जो है अध्यक्ष बनाए गए हैं? ऋषि साल्वे, रामनाथ कोविंद, एन के सिंह या अमित शाह। ये सब जो है वर्तमान में है, जो अपने भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं रामनाथ कोविंद जी। इनकी अध्यक्षता में सरकार ने जो है इस कमेटी का, इस समिति का गठन किया गया है। ये पूरी स्टडी करेगी, उसके बाद जो है फिर ये अपना अनुशंसा के लिए अपनी जो है सिफारिशें सरकार से करेंगे कि किस तरह से जो है हम एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू कर सकते हैं। क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगेगा। हम ये नहीं कर सकते कि हम एक साल में जो है इसको करवा लें। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, कुछ टाइम दिया जाएगा, उसके बाद ही फिर वन नेशन वन इलेक्शन को जो है वो किया जाएगा। फिर आ जाइए कि निम्न में से कौन सा देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? भाई चंद्रमा पे पहले वाला कहाँ पे पहुंचना है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या भारत? भारत होगा नहीं, क्यों? ऑस्ट्रेलिया या फिर जो है अमेरिका होना चाहिए। अरे नहीं भाई, चंद्रयान, अपना चंद्रयान 3 गया था ना भाई, साउथ पोल पे ही लैंड हुआ था। जैसे अपने यहाँ जो है अपनी पृथ्वी के 2 पोल बने हैं, उत्तर का पोल है और दक्षिण का पोल है। ऐसे हर जगह हर जितनी भी आकाशीय पिंड होती हैं उसके 2 पोल होते हैं। एक तो नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ऊपर वाला नॉर्थ पोल होता है और नीचे वाला साउथ पोल होता है। या तो जो अपना चंद्रयान 3 गया था, वो लैंड कहाँ हुआ था? इसी साउथ पोल पे हुआ था। इससे पहले 3 देश हैं जिनका कोई ना कोई यान, कोई ना कोई स्पेसशिप जाके चंद्रमा पे लैंड हुआ। उससे पहले कौन गया था? सबसे पहले अमेरिका वाला आर्मस्ट्रांग जो है, नील आर्मस्ट्रांग कब गया था? 1969 में जाके चंद्रमा पे आदमी जो है
अमेरिका वालों ने पहुंचा दिया था। 1969 में पहुंच गया था नील आर्मस्ट्रांग और उसके जो 2-3 साथी थे, एडविल एंड्रिन और बाकी लोग थे। तो ये लोग गए थे 1969 में, तो अमेरिका पहले पहुंच गया, उसके बाद फिर रसिया वाले पहुंच गए, उसके बाद फिर चीन पहुंचा। चीन का मैन तो नहीं पहुंचा, लेकिन उनका स्पेस क्राफ्ट वहाँ पे पहुंच चुका है। अब लेकिन सबका सबका इधर उधर गया, नॉर्थ पोल पे गया, बाकी जगहों पे गया। साउथ पोल ये जो निचला हिस्सा है चंद्रयान पे, जहाँ पे हमेशा जो है परछाई रहती है, छाया नहीं, वहाँ पे धूप ज़्यादा नहीं दिखती है, उस जगह पे लैंड किया है सिर्फ अभी अपना भारत का चंद्रयान 3। और ये कब लैंड किया था? 23 अगस्त, हम कई बार बता चुके हैं, 23-23 याद कर लीजिएगा। 23 अगस्त को लैंड हुआ है। 14 जुलाई को इसको यहाँ से लॉन्च किया गया था, इसरो ने इसको लॉन्च किया था चंद्रयान 3 को। और ये जहाँ पे लैंड हुआ ना, इसका नाम इन्होंने जो है प्रधानमंत्री जी ने इस पॉइंट को, जो चंद्रमा पे जहाँ पे अपना विक्रम लैंडर लैंड हुआ था, उसका नाम जो है शिव शक्ति पॉइंट कर दिया गया। हो सकता है इसको पूछ लें तो उस पॉइंट का क्या नाम है, हमेशा याद रखना, शिव शक्ति पॉइंट या बिंदु के रूप में इसको जो है जाना जाएगा, जहाँ पे अपना विक्रम लैंडर लैंड हुआ था। उसी लैंडर से फिर बाद में वो जो है अपना प्रज्ञान रोवर निकला था, और प्रज्ञान रोवर जो है कुछ जो है मीटर तक वो चला था पूरा, उसने फोटो वीडियो काफ़ी कुछ इसरो ने डाल रखा है। तो याद रखिएगा, ये भारत है, भारत का ही पहला ऐसा देश है जिसका जो है यान जाके जो है चंद्रमा की साउथ पोल पे लैंड हुआ है। फिर आ जाइए अपना अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की बोतल जो आती हैं उसको प्रतिबंधित करने की अधिसूचना जारी की है। प्लास्टिक के बोतल आते हैं, पानी का बोतल आता है, वो सब प्लास्टिक है, उससे छोटे छोटे अब तो आते हैं, 200 ml का, 300 ml का, 500 ml का। तो इन तरह के प्लास्टिक, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन प्लास्टिक से होता है, आप सभी जानते हैं। प्लास्टिक जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो जल्दी ख़राब ही नहीं होता है, चाहे आप मिट्टी में दबा दो, चाहे से कैसे भी करा दो। बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ होती है वो जल्दी से उसको जो है, जितने भी जीवाणु होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उसको डिग्रेड कर देते हैं, उसको जो है रिसाइकल कर देते हैं। लेकिन प्लास्टिक जो है इतनी आसानी से नेचर में जो है डिग्रेड नहीं होता है, तो इसलिए जो है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो इस सरकार ने, राज्य सरकार ने इस तरह के प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक जो होते हैं उनको बैन कर दिया गया, जो पानी की बोतल बनते हैं। मध्य प्रदेश ने, असम ने, महाराष्ट्र ने, असम ने, या फिर जो है विभाग नहीं, यहाँ पे भी आप यूपी लिख दीजिए, ठीक है। तो किसने पानी की बोतलों को जो है बैन किया है? वो है असम सरकार। असम सरकार ने ये कहा कि 1 लीटर की जो पानी की बोतल होगी वो उन्होंने उस पर बैन लगा दिया है। असम सरकार द्वारा ये चीज़ शुरू की गई है। चलिए अगला देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 18 अटल अचीवमेंट स्कूल बनाए जाएंगे। अटल अचीवमेंट स्कूल या अटल आवासीय विद्यालय। 18 अटल आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे, जैसे ईएमआरएस आवासीय विद्यालय है, नवोदय आवासीय विद्यालय है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है। उसी तरह से और तरह के रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जा रहे हैं। 18 रेजिडेंशियल स्कूल अटल अचीवमेंट स्कूल या अटल आवासीय स्कूल के नाम से इन्हें जाना जाएगा। ये कहाँ पे बन रहे हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार में। यूपी में उत्तर प्रदेश सरकार की ये स्कीम है। ये हुआ था कि कोविड-19 में बहुत सारे बच्चे जो हैं, जिनके माता पिता जो है एक्सपायर, इस कोविड बीमारी से बहुत सारे लोगों एक्सपायर हुए थे। तो ऐसे बच्चे जो निराश्रित हो गए हैं, जिनके माता पिता इस कोविड में मर गए हैं, उनका देहांत हो गया, बच्चे अकेले रह गए हैं, परिवार में और कोई नहीं है, उन बच्चों की पढ़ाई के लिए ये अटल अचीवमेंट या अचल आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं। इन बच्चों को जो भी कोविड-19 में जो है, जिनके माता पिता एक्सपायर हुए हैं, जो निराश्रित हो गए हैं, परिवार में और कोई नहीं बचा, उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई इन्हीं अटल आवासीय विद्यालयों में की जाएगी। बहुत ही अच्छी स्कीम है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए हैं, बहुत परिवारों को नुकसान कोविड-19 में हुआ था, तो यहाँ पे सरकार उन बच्चों को खाना पानी रहना सारा कुछ मुफ्त होगा, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कराई जाएगी। ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। चलिए अगला देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनसीईआरटी की किताबें जानते हो, एनसीईआरटी ने कुछ किताबों में संशोधन किया था, तो उसने बहुत सारी चीज़ों को एनसीईआरटी ने हटा दिया। एनसीईआरटी कभी कभी बहुत सारी चीज़ों को ऐसे हटा देती है जिस पे बहुत ज़्यादा विवाद होते हैं। कभी किसी धर्म से रिलेटेड हटा दी जाती है या किसी विशेष धर्म के लिए जोड़ दी जाती है, कोई और इस तरह से जब ये जोड़ते घटाते हैं तो उस पर थोड़ा सा विवाद होता है। तो उन्होंने क्या किया कि एनसीईआरटी की जो अंश उन्होंने जारी किए थे, जो हटाए गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम उसको हटाने के लिए उन्होंने एक और सलाहकार, अतिरिक्त सलाहकार समिति बना दी गई है, सलाहकार बना दिया गया। और किसने बनाया है? पंजाब ने, केरल ने, तमिलनाडु ने या फिर झारखंड ने। केरल ने अपने यहाँ जो है एनसीईआरटी की जो भी अंश हटाए गए थे, जो किताबों से डिलीट किए गए थे, उसको जो उन्होंने रिव्यू करने के लिए अतिरिक्त एक सलाहकार समिति बनाई है, जो ये कहेगी कि उन्होंने ये भी, केरल ने कहा था कि भाई ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ हटा दी थी, केरल वाले कह रहे थे कि नहीं इसको मत हटाइए। तो केरल वाले जो है क्या कह रहे हैं कि वो अब हम जो है अलग से जो है अपनी जो पाठ्य पुस्तक होगी, हम उसको अलग से जो है उसको अपने उसमें शामिल करेंगे। एनसीईआरटी जो भी हटाएगी, हम भी जो है हमारा मन कहेगा उसको हम अपना चलाएंगे। तो केरल ने एक अतिरिक्त समिति बनाई है। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी वाले हटा रहे हैं, ठीक है हटाने दो, हम अपना जो है
उसको जो है अपने हिसाब से जो है लगाएंगे। तो केरल वालों ने ये अतिरिक्त समिति बनाई है। फिर आ जाइए कि हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू की याद की गई है। मतलब सीखो भी, पैसा भी कमाओ, बच्चों के लिए अच्छी स्कीम है। जो लोग जो है गरीब बच्चे हैं, जिनके यहाँ पढ़ाई जो है गरीबी या पैसे की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, या साथ में नौकरी करना चाहते हैं, सीखना भी चाहते हैं, कमाना भी चाहते हैं, तो उनके लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में या फिर पंजाब में? तो ये आंसर है मध्य प्रदेश सरकार की एक अच्छी स्कीम है मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना ये मध्य प्रदेश सरकार की स्कीम है। फिर आ जाइए कि पुस्तकालय का नाम बदल दिया गया। एक पुस्तकालय था जिसका नाम जो है अब कर दिया गया प्रधानमंत्री संग्रहालय, यानी म्यूजियम और पुस्तकालय सोसाइटी रख दिया गया है। अभी हाल ही में इसको चेंज किया गया, जिस पे काफ़ी विरोध भी हुआ है। दिल्ली में ये जो है पुस्तकालय या संग्रहालय है इंदिरा गांधी स्मारक या फिर नेहरू स्मारक संग्रहालय, राजीव गांधी जो है संग्रहालय, अटल बिहारी वाजपेयी संग्रहालय। तो नेहरू स्मारक, नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी एंड म्यूजियम है, ये दिल्ली में स्थित है। इसका नाम जो है इन्होंने जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया गया है। तो इसमें जो है कांग्रेस वालों ने काफ़ी विरोध किया था कि भाई जो है ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों नेहरू जी की जो है उसमें स्मारक में ये बनाया गया था। तो इसका नाम इन्होंने प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया गया। तो इन्होंने कहा कि नेहरू जी का ही नाम जो है, जवाहरलाल नेहरू जो अपने पहले प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस वालों ने कहा कि जो है आप उन्हीं का नाम क्यों नहीं चेंज करते थे, आपको सब कुछ बदल जाएगा, कांग्रेस का नाम भारत कर दीजिए या कांग्रेस का नाम अभी जो है उसको भाजपा कर दीजिए। तो इस तरह से उन्होंने पूरा आरोप प्रत्यारोप चला। तो चलिए, उससे हमें कोई मतलब हम लोगों को है नहीं। हम लोगों का ये है कि जो नेहरू स्मारक मेमोरियल पुस्तकालय था या संग्रहालय था, उसका नाम करके अब जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया है। फिर आ जाइए कि निम्न में से किस देश के लुम्बिनी, लुम्बिनी हमने लोगों ने कल वाली वीडियो में देखा था, लुम्बिनी आया था कि भारतीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण हाल ही में कहाँ पे शुरू किया गया। लुम्बिनी आप लोग जानते हैं ये है नेपाल में। वैसे नेपाल में स्थित है, बॉर्डर पे स्थित है। सिद्धार्थनगर अगर जो है यूपी का एक जिला है, बॉर्डर पे पड़ता है, तो उसके बाद जो है नेपाल में लुम्बिनी पड़ जाता है। लुम्बिनी में जो होता है गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी शहर में हुआ था। तो लुम्बिनी में जो है बहुत बड़ा जो है बौद्ध जो है केंद्र बना हुआ है, बहुत सारे बौद्ध मंदिर वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये नेपाल में स्थित है और नेपाल पे जो है वहाँ पे जो है भारतीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण कार्य वहाँ पे चल रहा है नेपाल में। भारत उसमें सहयोग कर रहा है, भारत के सहयोग से वहाँ पे बन रहा है। ठीक है, भगवान बुद्ध जी के बारे में आप लोगों ने जाना था, जन्म हुआ था उस समय जो है सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाने जाते थे। और फिर जो है छोटी सी उम्र में उनकी शादी हो गई थी। उसके बाद जो है 29 साल के थे, 29 साल के थे, राजा थे। जैसे आजकल के बच्चे होते हैं, जो बड़े घर के बच्चे होते हैं, उनको जो है ज़्यादा कुछ देश दुनिया के बारे में पता नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि आम का पेड़ कितना बड़ा होता है, तो कहते हैं कि छोटा सा होता है। तो इस तरह की बातें आती हैं। तो वो भी राजा के लड़के ही थे, सिद्धार्थ जी यानी गौतम बुद्ध उस समय। तो 29 वर्ष के समय में वही रथ पे बैठ के घूम रहे थे, तो कुछ देख रहे थे। उन्होंने जो है एक बीमार व्यक्ति देख लिया था, एक बूढ़ा व्यक्ति देख लिया, फिर एक जो है मृत व्यक्ति देख लिया, मरा हुआ आदमी देख लिया। राम नाम सत्य होके करके लोग जा रहे थे। फिर एक सन्यासी उन्होंने देखा, सन्यासी मस्त में अपना गाना बजाता गाता जा रहा था। तो उससे बड़ा प्रभावित हो गया, अरे ये तो सबसे ज़्यादा खुश है, बीमार हो गया आदमी, बीमार हो गया, अब जब बूढ़ा हो गया, मृत हो गया। अब उसका जो सारथी था वो बता रहा था। तो उन्होंने कहा भाई ये सबसे ज़्यादा खुश सन्यासी हैं, तो हम भी सन्यासी बनेंगे। 29 साल की उम्र में जो है महाभिनिष्क्रमण जिसको कहते हैं कि घर का त्याग कर दिया था, सब कुछ छोड़ के जो है बोध गया चले गए थे। बोध गया चले गए थे। गया ये कहाँ पे स्थित है? बिहार में स्थित है। और यहाँ पे ही उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। काफ़ी लंबा समय जो उन्होंने जो वहाँ पे तपस्या की थी, उसके बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद सारनाथ यूपी में आगे बनारस के पास स्थित है सारनाथ पे उन्होंने पहला जो है अपना जो उपदेश देते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन जिससे जाना जाता है, वहाँ पे उन्होंने दिया था। उसके बाद फिर ये घूम घूम के पूरा जो है अपना यूपी में और बिहार के आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी इन्होंने जो है बुद्ध जी ने अपना जो है उपदेश दिया था। 4 आर्य सत्य की बात कही थी, अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। तो सारा कुछ वहीं पे आपका आ जाता है। उसके बाद जो है कुशीनगर में जो है इनका स्वर्गवास हो गया था। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण जिसे कहते हैं, कुशीनगर में, ये भी यूपी में स्थित है। तो ये सारा का सारा पूरा क्रम है। और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, तो नेपाल में जो है ये स्थित है। फिर आ जाइए कि हर साल वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है, WW, आप लोग जानते ही होंगे भाई। ये ICT के लिए भी ज़रूरी है, इंटरनेट यानी जो है जो कंप्यूटर का पोर्शन है उसके लिए भी ये पूछा जा सकता है। और करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है, 2 अगस्त को मनाया जाता है, 3 अगस्त को मनाया जाता है या 4 अगस्त को मनाया जाता है? इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये कब मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कमेंट करेंगे आप लोग भी थोड़ा कमेंट करिए, हम लोगों को भी थोड़ा सा पता चलता है कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो वर्ल्ड वाइड वेब कब मनाया जाता है चेक करिएगा, और इससे थोड़ा सा आपको भी आइडिया लगेगा। वर्ल्ड वाइड वेब जो है टिम बर्नर ली जो था,
उसने इसकी शुरुआत की थी। ये वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब इंटरनेट नहीं होता है, इंटरनेट तो एक तरह का कनेक्शन है जो पूरे विश्व के कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। वर्ल्ड वाइड वेब का संबंध जो है वेबसाइट से है, बेसिकली वेबसाइट से, जो HTTP होता है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या जो वेबसाइट बनती है उससे रिलेटेड है। और सबसे पहले टिम बर्नर ली ने जो इसको वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया था, जो जिस दिन बनाया था उसी दिन जो है ये वर्ल्ड वाइड वेब मनाया जाता है। आप लोग याद करिए 29 अक्टूबर को जो है, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेट डे मनाया जाता है, IID बनाया जाता है, 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये वर्ल्ड वाइड वेब डे है, ये अगस्त में मनाया जाता है। तो आप लोग इसको कमेंट करके बताएंगे कि किस दिन जो है वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है। फिर आ जाइए कि नया सवेरा एक स्कीम है, इसको जो है किस मंत्री द्वारा शुरू किया गया है, ये किस मंत्रालय द्वारा या किस मंत्री द्वारा शुरू किया गया है। रक्षा मंत्रालय का कोई मतलब इससे है नहीं, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय से कुछ नहीं जुड़ा हुआ। नया सवेरा जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जो है मुख्तार अब्बास नकवी जी द्वारा इसको शुरुआत की गई थी। नया सवेरा जो है ये जो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे हैं उनके लिए जो है ये योजना शुरू की गई है। इसमें जो है जो मुस्लिम आएंगे, जैन आ जाएंगे, सिख आ जाएंगे, पारसी आ जाएंगे, जितने भी अल्पसंख्यकों को दर्जा प्राप्त है उनके लिए जो है नया सवेरा नामक ये स्कीम शुरू की थी। इसमें मुफ्त में कोचिंग दी जाती है, कोचिंग के लिए जो है फ्री में कोचिंग दी जाती है, उसके लिए इसकी शुरुआत हुई थी। फिर आ जाइए कि किस मंत्रालय ने उल्लास नव भारत कार्यक्रम मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। इसका पोर्टल भी है और मोबाइल ऐप भी है। तो इसको जो है जो अपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा उल्लास को लॉन्च किया गया था। उल्लास का पूरा मतलब है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये एक ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ये उल्लास प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था। किसके द्वारा? जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। फिर आ जाइए कि हाल ही में ओप्पो इंडिया, ओप्पो का मोबाइल फ़ोन आता है, ओप्पो वीवो का, चाइना की कंपनी है ओप्पो, इसने PPP, ट्रिपल P का नाम जानते होंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसको कहते हैं, निजी सार्वजनिक भागीदारी के नाम से, सरकार मतलब सरकारी स्कीम होती है, पैसा जो है प्राइवेट सेक्टर लगाती है। तो ओप्पो जो है प्राइवेट कंपनी है, सरकार की एक चीज़ बना रही है। सरकार जो है अटल टिंकरिंग लैब जो है स्थापित की जा रही है। जो बच्चों ये पढ़ते हैं ना 12वीं तक के बच्चों के लिए लैब खोले जा रहे हैं टिंकरिंग लैब के नाम से। अटल, इसको ATL कहते हैं, अटल टिंकरिंग लैब के नाम से जाना जाता है। एक मिशन चल रही है अटल इनोवेशन मिशन, अटल AIM, अटल इनोवेशन मिशन। इसी मिशन के तहत ATL स्थापित होते हैं, अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना होती है। वैसे सरकार स्थापित करती है, सरकार के पैसे से बनता है, लेकिन PP मॉडल पे बनाए जा रहे हैं, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से। ओप्पो इंडिया ने पहली बार जो है कहाँ पे जो है टिंकरिंग लैब बनाई है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में या केरल में? तो राइट आंसर है केरल में। केरल में पहला PPP मॉडल पे जो है ATL की स्थापना की गई है। अब आ जाइए 14वें क्वेश्चन पे कि साल 2023 के ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ को किसे सम्मानित किया गया? एक पुरस्कार दिया जाता है, ब्रिटिश एकेडमी देती है बुक प्राइज़ के नाम से। तो 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया? अंकिता सिन्हा, अमिताभ घोष, नंदनी दास या विक्रम सेठ को? तो नंदनी दास को कोटिंग इंडिया नाम की एक इनकी किताब है, कोटिंग इंडिया, उस किताब के लिए जो है नंदनी दास को 2023 का ब्रिटिश एकेडमी बुक पुरस्कार दिया गया है। जो कोटिंग इंडिया ना, जो इनकी किताब है कोटिंग इंडिया, उस किताब में ये लिखा गया कि कैसे अंग्रेज जो है इंडिया में आते थे। जब मुगल काल था, पहले शुरू में तो मुगल काल था, जब अंग्रेज आना शुरू किया उस समय उत्तर मुगल काल चलते थे। तो उस समय ये भीगी बिल्ली बन के आते थे मुगल दरबार में, वो राजा की बहुत बड़ाई करते थे, अरे साहब आप महाराज आप ऐसा कर दिया, आप वैसा कर दिए। और फिर जो है इसे चढ़ा वढ़ा के जो है बहुत कुछ इन्होंने ले लिया। कहीं टैक्स का वसूलने का जो है वो ले लिया, कहीं पे जो है पास का, फ्री पास का ले लिया, दस्तक जारी होता था वहाँ पे बंगाल में, वहाँ से उनसे ले लिया था, नवाब से, बंगाल के नवाब से ले लिया गया था। तो ये पूरा जैसे आते थे ना, कौन पहले आया, किसके दरबार में गया, ये जो किताब लिखी गई है नंदनी दास की कोटिंग इंडिया, उस सारा चीज़ उसमें लिखा हुआ है। और इसी किताब के लिए इनको ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ से सम्मानित किया गया। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इसका PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के नीचे आपको जो है टेलीग्राम चैनल का ज्वाइनिंग लिंक भी मिल जाएगा, उस पर भी ये PDF आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोगों को जो है अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।